नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना उत्तर ज़रूर लिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तर भेज रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने उत्तर नहीं भेजा है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि उत्तर भेजें। और ये जीआईसी मेंस का जो आप देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र का आज ये आपका 5वां लेक्चर है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। हमारे बहुत सारे लोगों ने उत्तर भेजा है और बहुत लोगों ने अभी तक उत्तर लिखकर नहीं भेजा। तो जिन लोगों ने उत्तर नहीं भेजा है वो वीडियो मिलने से पहले अगर आपने उत्तर लिख लिया है तो भेज दें, और अगर नहीं लिखा है आपने तो वीडियो से मिलान कर लें और ज़रूर बताएं कि आपका कितने प्रतिशत सही था। प्रश्न संख्या 1 देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें आप लोग, ताकि जो भी चीज़ें आपको ना पता हो उन्हें आप जरूर लिखते चलें। प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि यह प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक का आपका सामान्य हिंदी होगा और 50 अंक का आपका निबंध होगा। किस प्रकार के प्रश्न होंगे वो आप देखते चलें। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका एडमिशन आज हुआ है या जो अभी वेटिंग में है, शाम तक एडमिशन होगा। निम्नलिखित शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आप देखें, अमरस, अमरस का पर्यायवाची क्या होगा? अमरस किसे कहते हैं? जब आपको पता होगा तभी तो आप पर्यायवाची लिखेंगे। अमरस होता है क्रोध, तो इसका 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्रोध लिख दीजिए, रोष लिख दीजिए, गुस्सा, तैस, कोप। तो इस तरीके से 5 पर्यायवाची शब्द हो गए। नीरव का होगा पर्यायवाची शब्द निःशब्द, शांत, मौन, चुप, खामोश। तो ये 5 पर्यायवाची शब्द नीरव के हो गए। क्लिष्ट का 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्लिष्ट का हो जाएगा कठिन, दुरूह, दुस्तर, मुश्किल, संकुल। तो ये क्लिष्ट के पर्यायवाची शब्द हो गए। कलघोष किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं। तो कलघोष का 5 पर्यायवाची शब्द कोयल, पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका। तो 5 पर्यायवाची शब्द इसके हो गए। कुंतल मतलब होता है बाल। इसके 5 पर्यायवाची शब्द आप लिखें। केश, बाल, कच, अलक, गेसु। तो इस तरीके से 5 पर्यायवाची शब्द इसके हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लिए होंगे। जो आपको नहीं पता है उसे आप जरूर लिखते चलें। दूसरा प्रश्न, निम्न शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। नाटक में बड़ी बहन, नाटक में बड़ी बहन के लिए एक शब्द होगा अत्तिका। क्या लिखा जाता है? अत्तिका। श्रद्धा से जल पीना, इसके लिए एक शब्द होगा आचमन, आचमन। जहां मुफ्त में खाना बांटता हो, सदावर्त। अब कुछ लोग कहेंगे सर भंडारा, भंडारा वो होता है जहां मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, उसे कहा जाता है भंडारा। और जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वहां कहा जाता है सदावर्त। ध्यान रखिएगा। पालकी को ढकने वाला कपड़ा का इसके लिए एक शब्द होगा ओहार, ओहार। पता होगा जहां तक आप लोगों को। बहुत ही साधारण प्रश्न है। 12 से 16 वर्ष के आयु की नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा? पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है लिख लें, अंकुरित, अंकुरित। लिख लिया आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में देखें आप। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। द्रुत का विलोम होगा मंथर, द्रुत का मंथर। हर्ष का विषाद, स्तुति का विलोम निंदा,
सुमुख का विलोम दुर्मुख, प्रखर का विलोम मंद। पांचों विलोम आपने लिख लिया। अब आपने अपने कॉपी में कितना लिखा है वो जरूर एक बार बताइएगा मिलान करके। निम्न शब्दों के 5 अलग अर्थ वाले शब्द लिखिए, जिसे आप कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। टेक के 5 बताइए। देखिए, तो टेक का लिख लीजिए, टेक का होता है सहारा। दूसरा होगा सहारा देने वाली लकड़ी। तीसरा लिख लीजिए साधुओं की आधारी जो होती है उसे भी टेक कहा जाता है, साधुओं की आधारी। आदत भी होता है टेक, और गीत का छोटा पद वो भी होता है टेक। तो 5 आपने लिख लिया, सहारा, सहारा देने वाली लकड़ी, साधुओं की आधारी, आदत, गीत का छोटा पद। ठाकुर, ठाकुर के लिए देखिए, ठाकुर किसे कहा जाता है, तो देवता को भी ठाकुर कहा जाता है। पहला लिख लीजिए देवता, दूसरा लिख लीजिए ईश्वर, तीसरा लिख लीजिए मालिक, चौथा लिख लीजिए क्षत्रिय, पांचवा लिख लीजिए नाई। अगला खर, खर का मतलब होगा गदहा, खर का तो आपको पता ही होगा। दुष्ट, तिनका, तिनका लिख लिया, या अधजला, या अधजली खाद्य, अधजला खाद्य पदार्थ, और एक राक्षस का नाम, ये भी हो जाएगा। बलि, बलि का लिखना है तो बलि का बलिदान भी होगा। बलि चढ़ावा के लिए भी बलि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपहार के लिए भी बलि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कर होता है, कर के लिए भी बलि शब्द का प्रयोग होता है। और एक थे राजा बलि, तो राजा बलि भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 5 शब्द आपके हो गए। पतंग, अनेकार्थी शब्दों में पतंग का मतलब पतिंगा भी होगा, पतंग मतलब सूर्य भी होगा, पतंग मतलब पक्षी भी होगा, पतंग मतलब नाव भी होगा, और पतंग का मतलब कनकौवा भी होगा। तो आप लिख लें पतिंगा, सूर्य, पक्षी, नाव, कनकौवा, लिख लिया। अगला प्रश्न देखें। निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। उसके नयनों से अश्रु बह रहा था। अब इसमें से शुद्ध रूप क्या होगा? नयनों ऐसे नहीं लिखा जाता है, नयनों ऐसे होगा। तो यहां पर यह शुद्ध हो गया, नैनो लिखा था। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, भौंकना नहीं होता है, भौंक रहे थे, औ होगा। कुत्ते भौंक रहे थे, यह लिख देंगे तो आपका शुद्ध हो जाएगा। मौलवी साहब अरबी पढ़ा रहे थे, मौलवी साहब नहीं होता, मौलवी नहीं होता है, मौलवी होता है, मौलवी लिख लें, मौलवी, मौलवी नहीं होता है, मौलवी होता है। ऐसे दुर्गा सिंहवाहिनी देवी हैं, सिंहवाहिनी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सिंहवाहिनी गलत है, इसी को सही करके पूरा शब्द वाक्य लिख सकते हैं। दुर्गा सिंहवाहिनी, हा पर छोटी ई की मात्रा भी होगी, सिंहवाहिनी देवी हैं। अगला कुमदनी खिल रहे, कुमदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, दा पर भी ऊ का मात्रा लगेगा। कुमुदनी खिल रही थी, लिख लिया आपने। अब आगे देखें। निम्न शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसे तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा आपको पता ही होगा, मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। जैसे अली मतलब क्या होगा? भंवरा होगा। अली मतलब भंवरा, फूलों पर अली मरा रहा था, आप लिख सकते हैं। ऐसे अली मतलब होती है सखी, संगीता सुनीता की अली है। तो इस तरीके से अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, मैं अर्थ आपको बताते चल रहा हूँ। ओटना, ओटना होता है बिनौला अलग करना या बिनौले को अलग करना। जैसे रमेश
कपास ओट रहा था, तो कपास से विनौले अलग कर रहा था। ओटना मतलब विनौले को अलग करना। और औंटना, औंटना का मतलब होता है खौलना। जैसे दूध औंट कर गाढ़ा हो गया, तो ऐसे अपने वाक्यों में लिखना है। कुल, कुल मतलब होगा सारा, टोटल जिसे आप कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं। और एक होगा कूल, कूल मतलब होगा किनारा। नदी के कूल पर दो वृक्ष लगे थे, या नदी के कूल पर लाश पड़ी थी, बहुत सारी चीजें। या नदी के कूल से पैर फिसल गया। डीठ, डीठ होगा दृष्टि, यानी बच्चों की किसी औरत की डीठ लग गई, यानी दृष्टि लग गई, नजर लग गई। और ढीठ, ढीठ मतलब होगा आपका दृष्ट। जैसे कहते नहीं, ये बच्चा बहुत ढीठ है, या तुम बहुत ढीठ हो, तो ढीठ मतलब होगा दृष्ट। ऐसे पीक, पीक होगा थूक, पीक मतलब थूक। जैसे कहते हैं कि पान की पीक पीकदान में थूका करो, तो पीक शब्द का प्रयोग अपने शब्दों में, वाक्यों में आप कर सकते हैं। और पिक मतलब होगा कोयल, आप लिख दें कोयल को पिक भी कहते हैं। यह पिक कूं कूं कर रही थी। तो इस तरीके से अपने शब्दों में आपको वाक्यों में लिखना था। निम्न लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, यहाँ पर आप देखें सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होगा लालच देकर बहकाना। आप लिख लें। जैसे इस समय चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव आने वाला है, पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं, तो लिख दें राजनीतिक पार्टियां नौजवान छात्रों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करती हैं। पौबारा होना, पौबारा होना यानी अधिक लाभ होना। सुना है विधायक पांडे जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, अब तो उनके पौबारा होंगे। तिल का ताड़ होना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कह दो कि वह लड़का किसी को बदनाम करने के लिए तिल का ताड़ बना देता है। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी जहां मुखिया मूर्ख हो। जैसे आप लिख दें कि किसी भी प्रदेश का नाम लिख दें आप कि इस प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर एक युवक कहता है, अरे भैया यहाँ तो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति है। का वर्षा जब कृषि सुखाने यानी अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है, यानी समय पर डॉक्टर ना बुलवा सके, उसके मरने के बाद डॉक्टर के आने का क्या फ़ायदा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना था। अब उसके बाद निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। केस का तत्सम शब्द क्या होगा? केस का तत्सम शब्द हो जाएगा केश, ये वाला सा हो जाएगा आपका। आग का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि, आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि। आसमान का हो जाएगा आकाश, आसमान का आकाश। ऐसे घर का हो जाएगा आपका ग्रह, घर का हो जाएगा ग्रह। जवान का हो जाएगा वाणी, जवान का लिख ले वाणी, लिख लिया आपने। पांचों हो गए आपके। केस का केश, आग का अग्नि, आसमान का आकाश, घर का ग्रह, जवान का वाणी। 8 प्रश्न हो गए और हर प्रश्न 5 अंक का आपने देखा, 40 अंक का हो गया। अब हिंदी बची आपकी 10 अंक की। तो ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का शीर्षक आपको बताना है, भावार्थ आपको बताना है, और जो रेखांकित अंश हैं उनका अर्थ बताना है। पहले पूरा आप गद्यांश पढ़ें। चरित्र मूल्य है। संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य
अधिक से अधिक संपत्ति, भारी से भारी सम्मान, कोई भी लौकिक वस्तु, फिर उसका चाहे कितना भी अधिक मूल्य क्यों ना हो, चरित्र के चरणों पर सहर्ष बलि चढ़ाई जा सकती है। चरित्र के सम्मुख किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें जीवन में इस धन का संचय अवश्य करना है, रुपया पैसा रहे या ना रहे, स्त्री पुरुष घर परिवार रहे या ना रहे, किंतु चरित्र धन यदि तुम्हारे पास है तो घोर विपत्ति भी तुम्हें पल भर को विचलित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन संकट भी तुम्हें क्षुब्ध नहीं कर सकता। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब यहाँ पर जो दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का शीर्षक सबसे पहले आप देखें कि इसका शीर्षक क्या होगा। जो प्रश्न पूछा जाएगा कुछ इस तरीके का प्रश्न होगा। तो शीर्षक होगा आपका चरित्र का मूल्य। पहला प्रश्न, इसका शीर्षक क्या होगा? आप लिख लें। अगर आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है। पेपर सुबह 10 ही बजे आप लोगों को इसीलिए दे दिया जाता है कि समय निकालकर आप जरूर लिखें। इसका शीर्षक होगा चरित्र का मूल्य। चरित्र का मूल्य शीर्षक होगा। अब बात करते हैं इसके भावार्थ की। जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश का भाव क्या होगा? 3 अंक का है भावार्थ। भावार्थ सुने। पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, आपके पास PDF मैंने सुबह भेज दिया था। भावार्थ सुने। देखिए, चरित्र के समान, केवल आपको सुनना है, गौर करिएगा। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, सिर्फ आपको सुनना है यहाँ पर, और इसके बाद फिर उसी सुने हुए चीज़ को आप अपने शब्दों में अपने कॉपी पर जरूर लिखें, और लिखने की प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। 250-250 शब्द, 1-1000 शब्द जो निबंध होते हैं 1-1000 शब्द के। आप प्राइमरी कक्षा के आप लोग नहीं हैं, आपका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। ऐसा नहीं कि इमला के तरीके से एक एक शब्द आपको लिखाए जाएंगे। आप लेक्चर को गौर से सुने और फिर उसे मूर्त रूप दें अपने कॉपी में, और लिखने की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। तो गद्यांश का भावार्थ सुनिए और फिर उसे मूर्त रूप दीजिए अपने कॉपी में। पैसेज आपने पूरा, गद्यांश आपने पूरा पढ़ लिया होगा, सुनिए। ऐसे लिखिए कि चरित्र के समान इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, अर्थात चरित्र अमूल्य है। इसके सामने बड़े से बड़े साम्राज्य, भारी सम्मान, संपत्ति, लौकिक वस्तु, वो चाहे कितनी ही मूल्यवान हो, सब तुच्छ है। यदि मनुष्य इस चरित्र रूपी धन का सही ढंग से संचय किए रखे तो उसके सामने चाहे किसी प्रकार की विपत्ति आए, अपने चरित्र रूपी धन से सबको पराजित कर देगा। वह एक चट्टान की तरह खड़ा रहकर सारी समस्याओं का निराकरण कर लेगा। तो यह है भावार्थ। अब उपरोक्त रेखांकित वाक्यों का अर्थ लिखिए। 3 रेखांकित अंश हैं और 2-2 नंबर के हैं। इस तरीके से 6 नंबर हो जाएगा। तो 6, 3, 9, 1, 10, 40 ऊपर हो गए तो 10, ये 50 हो जाएंगे। अब एक एक रेखांकित शब्द देखिए, वाक्य देखिए। चरित्र अमूल्य है, अब इस पर आपको लिखना है। सीधा 1-2 लाइन में लिख दीजिए कि चरित्र अमूल्य है का तात्पर्य यह है कि चरित्र का मूल्य धन दौलत रुपयों पैसों से नहीं आंका जा सकता, और न इसे किसी प्रकार की संपत्ति से खरीदा जा सकता है। समझ में आ गया? चरित्र अमूल्य है। जो यहाँ गद्यांश लिखा है, उस गद्यांश के आधार पर इसको इसका अर्थ बताना है कि चरित्र अमूल्य है। इसका मतलब ये है कि चरित्र का मूल्य धन दौलत रुपयों पैसों से नहीं आंका जा सकता, और न इसे किसी प्रकार की संपत्ति से खरीदा जा सकता है। अगला जो यहाँ पर अंश दिया गया जिसका अर्थ आपको बताना है वो है
चरित्र के सम्मुख किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। यानी चरित्र की तुलना किसी वस्तु विशेष से करना निरर्थक है। चरित्र के सम्मुख किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, अर्थात चरित्र अमूल्य है। तीसरा अंश जो दिया गया वो देखिए। तीसरा अंश है, रुपया पैसा रहे ना रहे, स्त्री पुरुष घर परिवार रहे ना रहे, किंतु चरित्र धन यदि तुम्हारे पास है तो घोर विपत्ति भी तुम्हें पल भर विचलित नहीं कर सकती। यानी अब इसका अर्थ लिखें कि चरित्र धन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। चरित्र धन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वह चाहे किसी भी प्रकार की संपत्ति हो या परिवार क्यों ही ना हो, क्योंकि घोर विपत्ति के समय सभी सांसारिक चीजें साथ छोड़ सकती हैं। यहाँ तक कि सबसे प्रिय स्त्री और पुत्र भी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु यदि किसी के पास चरित्र है तो वह संकट के समय भी विचलित नहीं होने देगा। समझ में आ गया? तो इस गद्यांश में जो 3 अंश थे, तीनों की व्याख्या आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आते हैं निबंध पर। निम्न विषयों पर निबंध आपको लिखना है। आज का ये वीडियो पब्लिश है। आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। प्रतिदिन आपको लिखना ही लिखना है। हमारे यहाँ कुल 40 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिनमें से 20 प्रथम प्रश्न पत्र का होगा और 20 हिंदी साहित्य यानी वैकल्पिक विषय का होगा, जिसमें से इससे पहले भी हमने 2 वीडियो पब्लिश किया था। जो बैच हमारा ये चल रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ठीक यही सेम पीडीएफ आपको सुबह मिलेगा। आपको अपना उत्तर लिखना है, उत्तर लिख के सबमिट करना है, और फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं यही वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिलती है, जिससे आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या फॉर्मेट होगा, कितने अंक का होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब आते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इससे पहले की जो 6 सीरीज़ दी जा चुकी है वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले की जो 6 सीरीज हो चुकी है वो सीरीज भी मिल जाएगी, और वह वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें मैंने हल कराया है। फीस भी एक बार बता दें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। संपर्क वही लोग करें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। फीस हमारी है 3500, जिस पर अभी तक इसी फीस पर सारे एडमिशन हुए हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो गया है, आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो मुख्य परीक्षा के लिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं निबंध पर। देखिए, जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम में लिखा है कि 1000 शब्द का एक निबंध लिखिए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि पहली बार जीआईसी ये मुख्य परीक्षा ले रही है और कहीं ना कहीं सिलेबस में कोई गड़बड़ी जरूर हुई है या मिसप्रिंट है। 1000 शब्द पर आज तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है कि जिसमें 50 अंक एक निबंध के लिए रखा जाए। खासकर यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं निबंध में आप देखेंगे तो बहुत हो गया तो मैक्सिमम 30 अंक का हो गया। 1000 शब्द है तो 30 अंक का हो गया। तो इसलिए मेरे समझ में तो नहीं आता है। मैं यही जानता हूं कि एक नहीं 2 निबंध वहां पर होने चाहिए और 25-25 अंक का एक होगा, तो इस तरीके से 50 अंक के 2 निबंध हो जाएंगे। लेकिन 1% अगर मैं ये मान भी लूँ कि चलो ये सही है, तो आपका नुकसान नहीं है। आप यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे 2 निबंध का करेंगे। परीक्षा में अगर एक ही लिखने को हुआ तो आपका बहुत अच्छा होगा। फिर 20 सेट में 40 निबंध आपके तैयार हो जाएंगे, और अगर मैं एक ही कराऊंगा तो आपके 20 ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका फ़ायदा है। मैं 2 निबंध लेकर चल रहा हूँ। वैसे सिलेबस में जो लिखा है वो 1 लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 होना चाहिए। तो चलिए अब इस पर हम लोग विस्तृत बात करते हैं निबंध पर कि आपको क्या लिखना है। साहित्य और समाज। अब लोग सोचते हैं
कि निबंध लिखना कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। साहित्य और समाज, साहित्य और समाज में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर किसी ने क्या कुछ कहा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो अब लिखना कहाँ से शुरू करें। जो साहित्य वाले हमारे विद्यार्थी वो देख रहे होंगे, उनको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आपको याद ही है, और उसे लिखकर प्रारंभ में उसी को लिखकर और आप प्रभावशाली उत्तर दे सकते हैं, प्रभावशाली निबंध अपना बना सकते हैं। सबसे पहले लिखिए कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और आगे ब्रैकेट में लिख दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे लिखना शुरू करें, उसी के आगे फिर आप लिखना तब आगे शुरू करें कि साहित्य के व्युत्पत्तिक अर्थ के अनुसार साहित्य का जो भाव है, जिसमें हित की भावना सन्निहित हो, वही साहित्य है। साहित्य में विश्व कल्याण की भावना निहित होती है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास, गौरव, संस्कृति और सभ्यता, पूर्वजों के रीति रिवाज का साक्षात्कार होता है। उस युग के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का भी भास होता है। साहित्य साहित्यकार के भावों को समाज में सामाजिकता प्रदान करता है। साहित्य मानव हृदय को संवेदनशील बनाता है, उसकी अनुभूतियों को परिष्कृत करता है, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। और फिर लाइन छोड़कर लिख दें रामविलास शर्मा का एक कथन। रामविलास शर्मा, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए आपके पास, ताकि कुछ चीज़ों को आप सुनते चलें। शॉर्ट में जो चीज़ें आपको लिखने लायक हैं उन्हें आप जरूर लिखते चलें, ताकि उसे मूर्त रूप आप दे सकें अपनी कॉपी में। रामविलास शर्मा ने कहा कि रसिक लोग समझ रहे हैं, रसिक लोग दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। यह रामविलास शर्मा ने कहा है, गौर से सुनिए। रसिक लोग दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो उन्हें साहित्य की परिभाषा बदल लेनी चाहिए। तब कहना चाहिए कि साहित्य वह दर्पण है जिसमें समाज के उन विशेष लोगों की ही शक्ल दिखाई देती है जो दुपल्ली टोपी लगाए, पान खाए, सुरमा रचाए, इस दुनिया से दूर नायिका भेद के संसार में विचरण करते हैं। इन साहित्य मर्मज्ञों के हृदय इतने सहृदय हो गए हैं कि जिस बात से 40 करोड़ जनता के हृदय को ठेस लगती है, वह उनके मर्म को छू भी नहीं पाती। इनका कुसुम कोमल हृदय नकली गर्मी के उगने वाले पौधों की तरह एक होगा कि लेखकों को जनता से दूर रखना चाहिए। यह रामविलास शर्मा ने कहा है। अब इसे आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं कि रसिक व्यक्ति अपने ही तरीके से समाज को देखना चाहता है, उसको आईने में और सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, साहित्य के आईने में और सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि साहित्य मर्मज्ञों के हृदय इतने सहृदय हो गए कि जिस बात से 40 करोड़ जनता के हृदय को ठेस लगती है, वो उसके मर्म को छू भी नहीं पाती। तो इस तरीके से इसे आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद लिखें कि सामाजिक उन्नयन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। आपको हेडिंग अगर डालना है तो हेडिंग डाल सकते हैं, वैसे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो आपका प्रभावशाली निबंध होगा। अब जो साहित्य है, आपने साहित्य क्या है वो बता दिया, साहित्य के बारे में रामविलास शर्मा ने क्या कहा आपने वो बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से तो आपने प्रस्तावना शुरू की।
अब आप लिखें कि जो ये साहित्य है, यह साहित्य समाज के उन्नयन में भी, समाज को आगे बढ़ाने में भी काम करता है। तो लिखें कि सामाजिक उन्नयन में साहित्य का विशेष महत्व है। और यहीं पर बिहारी जी का एक दोहा लिख दें और उनके बारे में लिख दें कि कविवर बिहारी के एक दोहे ने मिर्जा राजा जय सिंह का जीवन बदल दिया। और आप तो साहित्य के विद्यार्थी, आपको याद ही रहना चाहिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बिंधो आगे कौन हवाल। और इस पंक्ति के बारे में जो इतिहास है वो तो आप जानते ही हैं, वो लिखने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। तो सामाजिक उन्नयन में साहित्य का विशेष महत्व है। और आपने एक उदाहरण दे दिया। फिर लाइन छोड़कर लिखें कि साहित्य का क्या प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव है, और प्रभाव ही लिखते चले जाएं, क्योंकि प्रभाव ही आपको दिखाना है साहित्य का। साहित्य और समाज, यानी साहित्य का समाज पर आप प्रभाव दिखाएंगे और बहुत ही अच्छा निबंध आपका तैयार होगा। तो पैराग्राफ छोड़कर आप लिखें कि मानव के आंतरिक जीवन को साहित्य प्रभावित करता है, वह समाज का दर्पण होता है। कवि वास्तव में समाज की अवस्था, वातावरण, धर्म कर्म, रीति नीति और सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप ही करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज आदर्शों के अनुरूप ही करता है। भाई ये देखिए, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये तो आपके दिमाग में खुद बाखुद आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जब साहित्य की बात होती है, अगर आप देखेंगे ग्रामीण अंचल का साहित्यकार है तो ग्रामीण अंचल पर ज़्यादातर कविताएं उसकी होंगी, उसके केंद्र में ग्रामीण अंचल ज़्यादा होगा। या अगर महिला कोई लेखिका है तो महिलाओं के प्रति, नारी के प्रति उसका झुकाव अधिक दिखाई देगा आपको। मनोवैज्ञानिक अगर कोई रचनाकार है तो उसके केंद्र में मनोवैज्ञानिकता आपको नजर आएगी। अगर शहरी क्षेत्र का कोई रहा है तो उसे वैसा नजर आएगा। दलित वर्ग का है तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको वैसा नजर आएगा, अम्बेडकरवादी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर तथ्य आ रहे हैं वो सब उसी प्रकार से आ रहे हैं और जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को यहाँ पर मूर्त रूप देना है। पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखें कि साहित्य को समाज से पृथक करके देखना भूल होगी। साहित्य में समाज की श्वास बसती है। साहित्यकार समाज का मुख और मस्तिष्क दोनों होता है। वह अपने युग, अपने समाज, अपनी परिस्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकता। और बाबू गुलाब राय ने लिखा है, क्या लिखा है बाबू गुलाब राय ने? बाबू गुलाब राय लिख लें कॉपी में और इनका कथन लिख लें। बाबू गुलाब राय ने कहा है, क्या कहा है, गौर से सुने। कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसको जैसा मानसिक स्वाद मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती है। वह अपने समय समय के वायुमंडल में घूमते हुए विचारों को मुखरित कर देता है। कवि वह बात करता है जिसका सब लोग अनुभव करते हैं, किंतु जिसको सब लोग कह नहीं सकते। सहृदयता के कारण उसकी अनुभव शक्ति औरों से बढ़ी चढ़ी रहती है। यह बाबू गुलाब राय ने कहा है। अब फिर लाइन छोड़कर आप लिखें कि एक बात और स्मरणीय है कि युग विशेष के साहित्य का प्रयोजन मात्र उस समय की प्रचलित मान्यताओं का चित्रण करना ही नहीं है, बल्कि साहित्यकार अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देता है साहित्य सृजित कर। युग धर्म का साहित्य पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। किसी युग के साहित्य का अनुशीलन उस युग की
विभिन्न प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में ही कर पाना संभव होता है। समाज के परिवेश की आधारशिला पर ही साहित्य का प्रासाद खड़ा होता है। किसी देश के काल के चित्र को देखना है तो उसे साहित्य में देखा जा सकता है। समाज के विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्यक्षतः साहित्यकार और उसकी सर्जना पर अवश्य पड़ता है। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके और आगे आप लिख सकते हैं कि साहित्य में प्रतिबिंबित होता है समाज। साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, क्या प्रतिबिंबित होता है? समाज। साहित्य में प्रतिबिंबित होता है समाज। साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा विचारधाराओं का चित्रण होता है। साहित्य पर समाज का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। साहित्यकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस पक्ष में अपनी रचना को आधार बनाता है। सकारात्मक या नकारात्मक जो भी बनाना चाहे साहित्यकार बना सकता है। लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार सकारात्मक चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप लिखें कि ज़्यादातर साहित्यकार सकारात्मक चीज़ों को लेकर चलते हैं। कुछ ऐसे भी साहित्यकार हुए हैं जो नकारात्मक, घटिया सामग्री समाज को साहित्य के माध्यम से परोसते हैं और सभ्यता तथा संस्कृति का कुरूप चित्रण करते हैं। जैसे आप लॉर्ड मैकाले को ले लीजिए। लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेज साहित्यकारों ने भारत के इतिहास, समाज, संस्कृति और साहित्य के संदर्भ में तर्कहीन, अनर्गल बातों का प्रचार किया और भारतीयों के हृदय में हीन भावना फैलाने की कोशिश की। ऐसे यूरोप में नीत्शे ने किया। फिर लाइन छोड़कर लिखें कि कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया। अब आज ये सकारात्मकता की ओर पैराग्राफ चेंज करके कि कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया। तुलसी ने भीरुजनों के कर्तव्यों के प्रति सन्निधता व्यक्त की। प्रेमचंद के साहित्य सामाजिक चेतना के संवाहक हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं गौरवमय अतीत की यादें दिलाती हैं। निराला के साहित्य में विरोध का स्वर मुखर है। तो इस तरीके से अब सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ें। फिर आगे आप लिख दें कि साहित्य सृजन के साथ जुड़ी हुई अन्य समस्याएं भी खड़ी होती हैं। साहित्यकार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है कि वह कहाँ तक स्वांत सुखाए लिखने का अधिकारी है और कहाँ तक बहुजन हिता है। उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना उचित होगा। अधिकार एवं कर्तव्य का प्रश्न यहाँ भी है। इसी प्रकार समाज और राज्य का साहित्य सृजन के प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है। नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक सिद्धांतों का साहित्य के साथ कैसा मेल हो। और फिर उसके बाद आप परिणाम पर आ जाएं कि इसका क्या परिणाम है। निष्कर्ष पर आ जाएं। लाइन छोड़कर पैराग्राफ बदल दें। अगले पैराग्राफ में लिखें निष्कर्ष के रूप में कि साहित्य श्रेष्ठतर समाज निर्माण की दिशा दर्शाता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है आप लोगों के सामने कि लिखें क्या, कैसे लिखें, कहाँ से लिखना शुरू करें और क्या लिखकर समाप्त करें। तो वो समस्या मेरे ख्याल से अब नहीं होगी आप लोगों के सामने। आप बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे। तो निष्कर्ष में लिखें कि साहित्य श्रेष्ठतर समाज निर्माण की दिशा दर्शाता है। साहित्य सत्य का चित्रण करता है, उस सत्य का जो मनुष्य के हित को संपादित करे। यथार्थ और आदर्श का समन्वय पर प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्य की सर्जना की, लेकिन यथार्थवाद को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसके मूल में मानवीय संवेदना रहती है।
अन्याय शोषण से भरे समाज का चित्रण करने में प्रगतिवादी साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई है। और ईमानदारी यह है कि जो अपरिहार्य है उसका निरूपण साहित्य में होना चाहिए। समकालीन समाज साहित्य को प्रभावित अवश्य करता है, परंतु साहित्यकार का यह भी दायित्व है कि वह वर्तमान से प्रभावित हो तो ही अतीत एवं भविष्य से आंखें न मूंदें, क्योंकि उसे देश और काल से ऊपर उठाना होगा। तो इस तरीके से आपने साहित्य और समाज पर लिखा। अब उसके बाद में वर्तमान भारतीय समाज में नारी की स्थिति क्या है, इस पर अगर आपको निबंध लिखना हो तो डेली आपको बताते चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आइडिया आपको हो गया होगा पहले कहाँ से लिखना शुरू करें। सबसे बड़ी तो समस्या यही होती है आप लोगों के सामने। पहले आप लिखना शुरू करें, ये प्रस्तावना मतलब कुछ इस तरीके से लिखें कि भारतीय धर्म ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में एक आदर्श वाक्य आया है, विद्या समस्तासो देवी भेदः स्त्रियाः समस्तता सकला जगत्सु। लिख लिया होगा आपने, या ना लिखें श्लोक कोई बात नहीं, ऐसे लिखें कि भारतीय धर्म ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस संपूर्ण जगत में समस्त विधाएं तथा संपूर्ण स्त्रियां उस एक परम शक्ति दुर्गा माँ के ही रूप हैं। दुर्भाग्य से इस भावना को हमने अपने वर्तमान सामाजिक जीवन में उपेक्षित और विस्मृत सा कर दिया है। ये आपने 2-3 लाइन में प्रस्तावना लिख दिया। फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या स्थिति है, संक्षेप में पहले 2-3 लाइन में स्थिति बताएं, फिर विस्तृत आगे बढ़ें। तो स्थिति पहले बता दीजिए कि अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिलाएं जैसे नियति के व्यूह चक्र में फंसकर दबकर रह गई हैं। सफलता के उच्च सोपानों पर कदम बढ़ाने के उपरांत भी वह असहाय और उपेक्षित होकर रह जाती हैं। आज भी उसे पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान तय करने और कायम रखने के लिए अनेक तरह की उपेक्षाओं, अवांछित हस्तक्षेपों, लांछनों, इन सब का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचारों का कभी न थमने वाला सिलसिला जारी है। इस तथ्यपरक दयनीय स्थिति के अंतराल में अनेक कारण छिपे हुए हैं। अब कारण कौन कौन से छिपे हुए हैं, संक्षेप में लाइन छोड़कर आप कारण बता दीजिए कि ऐसा क्यों है। कारण में लिख दीजिए कि अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों, बंधनों, पूर्वाग्रह युक्त सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण भारतीय महिलाएं अनेक सुविधाओं से वंचित हो जाती हैं। परिवार से साधनों में उन्हें जो थोड़ा बहुत हिस्सा मिल पाता है प्रेम या मातृत्व के नाम पर, उसका भी उत्सर्ग हो जाता है। और उसके बाद फिर लाइन छोड़कर लिखें कि संघर्ष महिलाएं किस प्रकार कर रही हैं। तो अपनी स्थिति में सुधार के लिए महिलाएं संघर्ष नहीं कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु सदियों से लंबे जद्दोजहद के बाद भी भारतीय महिलाओं ने समाज में अपनी जो स्थिति बनाई है वह नितांत अपर्याप्त है। आज साक्षरता तथा रोजगार में महिलाएं पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। उनके खिलाफ अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज आदि भारतीय समाज के महिलाओं के प्रति भयावह दृष्टिकोण के परिचालक हैं। अब एक एक करके आपको लिखते जाना है। अंधविश्वास पर आप लिख डालिएगा, अंधविश्वास पर लिख डालिएगा, यानी जन्म के समय जब लड़कियां पैदा होती हैं, लड़कियों का जन्म होता है तो किस तरीके से लड़की का जन्म एक अभिशाप बन गया है। तो इसी पर आप जो अंधविश्वास हैं, ये सारे अंधविश्वास आप लिख डालिएगा 5-6 लाइन में। फिर समाज में इनकी क्या स्थिति है, लिंगानुपात क्या है, राज्य की क्या स्थिति है,
हमारे समाज में आप लिख दीजिए आदिकाल से और आज तक महिलाओं की क्या स्थिति रही है, मुगल काल से लेकर आज तक क्या स्थिति रही है। उसके बाद फिर लाइन छोड़कर राज्य के बारे में लिख दीजिएगा कि राज्य ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। उस पर आपको राज्य की और केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उस पर महिलाओं के बारे में लिख देना है। और उसके बाद भारत और अन्य राज्यों से तुलना करके महिलाओं की स्थिति दिखा देना है कि और राज्यों में और देशों में महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। और फिर अंत में ये हिंट दिया जा रहा है ताकि आप लिख लें और लिखकर जरूर सबमिट करिए, जरूर दिखाइएगा। बहुत सारे लोग मतलब 80% लोग लिखकर भेज रहे हैं और कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नहीं भेजा है। तो मेरा यही कहना है कि लापरवाही ना करें, लिखें जरूर आप लोग। और अगर ना भेज पाए तो लिखकर मिलान जरूर कर लिया करें कि आपने कितना सही लिखा है। कुछ ना भेजें तो कम से कम निबंध तो जरूर भेज दिया करें। फिर अंत में निष्कर्ष के रूप में आपको लिख लेना है कि देश में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए इस तरह की किसी कार्रवाई की आवश्यकता है और औचित्य को स्थापित करने के लिए कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। नारी तो देवी है, ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है और है भी। पर आज कुल मिलाकर इस देश की नारी दूसरे दर्जे के नागरिक का जीवन जी रही है। ये सही है कि नारी की स्थिति में निरंतर बदलाव आ रहा है। यानी जो आपने सरकार के बारे में लिखा, राज्य सरकारों के बारे में, उससे जो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है उसको आप लिख देंगे एक लाइन में कि यह सही है कि नारी की स्थिति में निरंतर बदलाव आ रहा है, पर इसकी गति इतनी कम है कि सामाजिक स्तर पर नारी का जीवन आज भी आंचल में दूध और आंखों में पानी से अधिक नहीं है। इस विसंगति को एक विडंबना के रूप में ही देखा जा सकता है कि जिस देश में एक नारी लगभग 1.5 दशक तक प्रधानमंत्री रही है, उसी देश में महिला आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बीमार परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन में जकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख देंगे और बहुत ही प्रभावशाली निबंध आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। फिर कल सुबह 10 बजे आपको फिर से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जैसा प्रतिदिन मिल रहा है। तो कल आपको मिलेगा हिंदी साहित्य का और फिर उस पर लेक्चर शाम को वही 6 बजे मिलेगा। लेकिन अपना उत्तर आप लोग जरूर भेजा करें।